बच्चों, हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिज्म के ऊपर। ठीक है, तो व्हाट इज ए मैग्नेट, ये थोड़ा सा कहानी शुरू कर लेते हैं। भैया मैग्नेट क्या है, थोड़ा तो जानते होंगे। मैग्नेट मैग्नेट कभी मैग्नेट हाथ में लेके देखे होंगे। भाई अगर लाइट पोल है तो एक मैग्नेट मटेरियल हो गया जिसमें कुछ खास किस्म के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की सलाहियत होती है। उसे ही हम लोग कहते हैं मैग्नेट इज अ मटेरियल विच अट्रैक्ट सम स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब चीजें। और ये काफी पहले 600 बीसी में ये पाया गया मैग्नेशिया नाम की जगह के आसपास। उसी बेसिस पर इसका नाम मैग्नेटाइट पड़ गया। आयरन के ओरा इसे पाए गए थे। हम लोग वहां से शुरू नहीं करेंगे, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे हिस्टोरिकल इवेंट में मैग्नेटिज्म को। भाई एक मैग्नेट क्या है, रादर वी आर इंटरेस्टेड इन, ऐसा लोगों को मानना था कि मैग्नेट और करंट जो है वो आपस में थोड़ा कनेक्टेड है। तो हम लोग वहीं से शुरू करें। भाई मैग्नेट और करंट जो है ये कनेक्टेड है कि नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मैग्नेट प्रोड्यूस किया जा सकता है कि नहीं। तो इतनी थोड़ी इंफॉर्मेशन होगी आपके पास कि भाई एक टेम्पोररी मैग्नेट हम लोग बनाते थे जो कुदरती तौर पर नहीं पाए जाते हैं। एक ऐसा वायर रोल करके कंडक्टर के ऊपर उससे करंट पास कराइए तो टेम्पोररी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। क्लास 10 तक इतनी बात बता दी जाती है। बोलो हाँ, बता दी जाती है। तो हम लोग इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब ये बात पता कैसे चली, किस बंदे को कब समझ में आया, क्या हुआ नहीं हुआ। चल, एक व्यक्ति था, इसमें कई सारे साइंटिस्ट आएंगे। तो मैग्नेट का बिहेवियर होता है क्या कि भाई इसमें भी पोल वोल होते हैं, लाइक चार्जेस ले आएगा तो एक दूसरे को ऐसा ही अटैक से अट्रैक्ट कर लेंगे। अगर ये दोनों मैग्नेट है, एक का नॉर्थ एक का साउथ लाते हैं तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा। परंतु यदि दोनों का नॉर्थ नॉर्थ ले आए, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। कभी तो आपका इस तरह से मुलाकात हुआ होगा मैग्नेट से, आया नहीं हुआ है कि भाग जाते इधर उधर लाइक वाले। तो रिपल्शन भी होता है इनमें, अट्रैक्शन भी होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा चीजों को। पहला स्टार्ट होगा अपना बिगनिंग, पोस्टेड एक्सपेरिमेंट। व्यक्तियों के नाम पर ज्यादा मत जाइएगा, कई सारे नाम इसमें आएंगे तो अपने को डरना नहीं। ये भाई साहब आए, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये खोज कुछ और रहे थे, इनको मिल कुछ और गया, ऐसी वाली बात है। ठीक है, मतलब जैसे विंडो शॉपिंग में अपने को कभी कभी कुछ मिल जाती है ना, वैसे ही इनको भी विंडो शॉपिंग में कुछ मिल गया। एक्चुअली ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक कंपास रखा हुआ था, मैग्नेटिक कंपास। जानते होंगे मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, जिससे डायरेक्शन हम लोग बताते हैं। उसे कैसे भी रखिए वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज कर लेता है। जानते होंगे मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, तो इधर ये एक वायर वायर एक सर्किट ले लिए, लंबा वायर है। इधर इससे एक मीटर जुड़ा हुआ है, एक बैटरी लगी पड़ी है, स्विच है। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं इससे करंट फ्लो करना शुरू करता है। जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू किया, ये जो यहाँ पर कंपास रखा हुआ था, ये कंपास अपने डायरेक्शन से मुड़ गया। बेंड लाइक दिस। इस व्यक्ति ने क्या किया है, जरूर इस करंट ने एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है। क्या प्रोड्यूस किया है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस किया है? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर ये बात तो समझ में आ गई होगी, सभी बच्चों को आ गई समझ में। ठीक है, तो हुआ क्या, एक वायर है और इसके पास में ही एक कंपास रखा हुआ है, मैग्नेटिक कंपास, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही इंटरेक्ट करेगा। तो अब करंट नहीं था तो मैग्नेटिक कंपास जो है अपने नॉर्मल पोजीशन में था, लेकिन जैसे ही करंट पास किया तो मैग्नेटिक कंपास अपने डायरेक्शन से मुड़ गया। बोले अगर करंट कम किए तो जो डिफ्लेक्शन था वो कम हुआ, करंट बढ़ाए तो उसका जो बेंडिंग था वो ज्यादा। करंट अपोजिट डायरेक्शन में ले गए, तो जो डिफ्लेक्शन इधर हुआ था वो इधर हो गया। तो
इन सब बातों से ये बात बिल्कुल कंफर्म हो गई कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो करंट के डायरेक्शन पे, करंट के मैग्नीट्यूड पे, और उस कंपास की उस वायर से दूरी कितनी। अगर कंपास को हम दूर करते चले गए, वायर से दूर ले जाते गए, तो डिफ्लेक्शन उससे भी इफेक्टेड हो। जितना नजदीक लाए उतना ज्यादा, जितना दूर ले गए नीडल को उतना कम। तो ये सब बात वो अपने एक्सपेरिमेंट में कह दी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा ये लाइट हो रहा है, मैं वहां पे लिखूंगा नहीं, इस बात का ध्यान रखना, आपको साफ साफ दिखता है। तो ये इस ब्राइटनेस से डरिएगा नहीं, लाइटनिंग की व्यवस्था है इसमें। तो सामने ट्यूबलाइट है तो उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, और रिफ्लेक्शन आप लोग पढ़ ही चुके हैं, उससे बच तो सकते नहीं। ठीक है, तो चलिए आप लोग ध्यान देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ his experiment, Oersted said that a current carrying wire produces a magnetic field near it. इसके आसपास वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। A current carrying wire produces a magnetic field near it. WS सर, आवाज थोड़ा भरभरा रहा है। तो ये अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। आई होप ये बात सभी बच्चों को समझ आ गई हो। अगर लिख लीजिए तो बताइएगा, फिर हम लोग इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, काफी बच्चों का डन करने का आ गया है। अगर किन्हीं बच्चों का बचा हुआ है तो बोलिए, मैं नहीं मिटाऊं। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। ठीक है, सभी का डन हो गया, कोई सवाल नहीं है। अब यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल के बजाय थोड़ा हम क्या करते हैं, ये बैटरी को थोड़ा उलट, थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं इसमें। ये बैटरी को हमने उलट दिया, और ये स्विच कनेक्टेड है अभी। अब इससे करंट ऊपर जाएगा, ऐसे हाँ जा सकता है। स्टार्ट में सिर्फ इतना बात बताया है, ओर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में बंदे ने करंट कैरिंग वायर के नेबरिंग हुड में गलती से एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया। अब जैसे ही उस वायर से करंट फ्लो करता है तो ही ऑब्जर्व दैट देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। उसे ये अनुभव हुआ कि करंट पास कराने पर मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आता है। इस बात से उसने ये कंक्लूड कर लिया कि करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। 2-4 घटनाएं उसने की, करंट का वैल्यू और डायरेक्शन ये सब चेंज करके देखिए उससे मैग्नेटिक नीडल को कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं। उसका आंसर यस था, यस इट वाज इफेक्टिव। सो ही कंक्लूडेड दैट अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी बात को हम लोग नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। अच्छा, किसी बच्चे को आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बाकी लोगों को आवाज आ रही है? दीपांशु ठीक है, बाकी सब लोग सही बोल रहे हैं। तो एक बार आप अपना माइक फिर से रीसेट कर लीजिए या हेडफोन लगा करके यूज सुन लीजिए। ये सब दिक्कत तो थोड़ा बहुत होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं यहाँ पर। एक तुमसे सवाल है कि अगर एक चार्ज यहाँ पर रख कि बस चार्ज क्यों, तो क्या होना चाहिए? इस करंट कैरिंग वायर के कारण चार्ज पे फोर्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? इस करंट कैरिंग वायर के कारण इस चार्ज पे कोई फोर्स लगना चाहिए या नहीं? लगना चाहिए, करंट कैरिंग वायर के कारण लगना चाहिए या नहीं? ये चार्ज रेस्ट पर है, ये चार्ज रेस्ट पर है, तो नॉर्मली लगता है ये करंट है, ये चार्ज है, तो करंट के कारण, वायर के कारण चार्ज पे फोर्स क्यों लगेगा? नहीं लगना चाहिए। तो लगता है कि नहीं लगता, ये तो विचारधारा है। दो बच्चे बटे हुए हैं, कुछ कह रहे नहीं, कुछ कह रहे हाँ। मतलब मेरे पास सवाल वापिस आ गया, चुन लीजिए कौन सा सही सही। नहीं लगता है। अगर ये चार्ज रेस्ट पर है तो इस करंट कैरिंग वायर के कारण कोई फोर्स नहीं लगता। क्या होता है? नहीं लगता। कब? जब ये चार्ज रेस्ट पे है। जब ये चार्ज रेस्ट पे है। कब नहीं लगता है? जब चार्ज रेस्ट पे है। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे थे कि अरे लगना चाहिए, क्यों? चार्ज के ऊपर चार्ज फोर्स लगाएगा, करंट कैरिंग वायर क्यों लगाएगा भाई? बात समझ गए? तो अगर ये चार्ज रेस्ट पर है तो इस पर कोई फोर्स है, ये करंट कैरिंग वायर नहीं लगा रहा। बोले अच्छा थोड़ा सिचुएशन बदलते हैं। बोले क्या बदलना चाहते हो? ध्यान दें, ये फिर मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है। बोले ठीक, और यहाँ पर फिर से एक चार्ज है। बोले ठीक। बोले पहले फोर्स नहीं लगाया तो अब लगाएगा क्या? बोलिए लगाएगा या नहीं लगाएगा? यहाँ पे नहीं लगाया, चार्ज आपका रेस्ट पर है, तो फोर्स लगाएगा, लगेगा चार्ज पे फोर्स? नहीं लगेगा। एकदम सही सोच रहे हैं। लेकिन जैसे ही इस चार्ज पर अगर चलो थोड़ा एक वेलोसिटी दे देते, ठीक है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी देने के बाद क्या हुआ? ये जाना चाहिए था सीधे, लेकिन क्या ये सीधे गया? अब इसमें गड़बड़ हो गई। ये देखते हैं कैसे घूम गया। ये घूम गया, इसका मतलब फोर्स तो लगा है। इसका मतलब फोर्स लगा है। तो चार्ज पे फोर्स कब लगा? जब चार्ज के साथ साथ उस चार्ज के पास मोशन भी है। और अगर ये जो चार्ज रेस्ट पे है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, इस पे फोर्स लग रहा है? नहीं। यहाँ पर जब इसमें मोशन दे दिए तो इस पे फोर्स लग रहा है। हाँ, तो इसका मतलब है कि ये जो फोर्स लगा वो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो दोनों सिचुएशन में फोर्स लगाता, चाहे चार्ज रेस्ट पर हो या रेस्ट मोशन में। फिर यहाँ पर एक बात कंक्लूड की गई कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो चार्ज इन मोशन इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग दो तरह की फील्ड 12th में पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। आप लाइट में पढ़ लिए होंगे, दो फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी और लाइट इधर जाता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप कैपेसिटर तक वो पूरा पढ़ लिए ना, ये चार्ज आएगा इधर आएगा इधर आएगा, ये होगा। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज के साथ मैग्नेटिक फील्ड जुड़ा है कि नहीं? जुड़ा है, लेकिन उसके लिए शर्त है चार्ज को मोशन में होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए चार्ज को मोशन में। अगर चार्ज रेस्ट पर है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। और करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस किया? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसीलिए जब चार्जेस में मोशन आया तो इसके ऊपर क्या लग रहा है? किसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड के कारण। बात समझ में आ गई? तो इतना डिस्कशन से हम लोग ये स्टेटमेंट कंक्लूड करेंगे, चार्ज प्लस मोशन गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। ये बात सभी को समझ में आ गई हो? ठीक है, हम लोग चाहे तो इसे लैंग्वेज दे सकते हैं, चार्जेस इन मोशन प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नेटिक। कोई चार्ज यदि मोशन में है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा।
लिख लीजिए बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई सवाल? एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चन? अच्छे से समझ में आ गया कि चार्जेस यदि मोशन में होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, अगर रेस्ट पे है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करते हैं। पोस्टेड की बात क्लियर हो गई? एक सवाल है किसी बच्ची का, वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं है? कौन कह दिया नहीं है? कौन कह दिया नहीं है? करंट कैरिंग वायर में ओम्स लॉ याद कीजिए, J इक्वल टू सिग्मा ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही कारण तो करंट होता है। यार सब भूल जाते हो तुम लोग, दिस इज बैड। वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ओम्स लॉ याद कीजिए तो क्या बताया था 12th में आ गया बात, ओम्स लॉ आपके लिए J इक्वल टू सिग्मा ई, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और आज मुझसे पूछ रहे, बोल रहे हैं कि वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं है? मतलब हम ही से पढ़े हो यार, ऐसी बात से तो ना करो प्लीज। हाँ, बहुत सारे डिफरेंस है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस रेस्ट पे प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड जब चार्जेस मोशन में आएंगे तभी मिलेगा। अब देखते हैं कि एक लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है? तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और वेव इधर चला जा रहा है, तो E क्रॉस B इक्वल टू C, वो कनेक्टेड है एक दूसरे से। लेकिन लेफ्ट लेग और राइट लेग में क्या फर्क है? फर्क तो है ही। हाँ, लेफ्ट लेग और राइट लेग में फर्क है कि नहीं? उसी तरह से फर्क है। हाँ, तो अब लेफ्ट लेग और राइट लेग दोनों कनेक्टेड है एक ह्यूमन बॉडी से, बिल्कुल कनेक्टेड है। उसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक वाला पार्ट खत्म हो गया, अब मैग्नेटिज्म वाला पार्ट चालू। दे आर इंटरकनेक्टेड, पर दोनों दो अलग चीजें हैं। चार्जेस कहीं भी मोशन में हो तो एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और करंट कैरिंग वायर के अंदर चार्जेस मोशन में ही तो होते हैं, तभी तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। ठीक है? तो जब तक चार्ज में मोशन नहीं मिलेगा आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा, ये बेसिक लॉ। तो who is going to produce the magnetic field? So charges in motion are going to produce the magnetic field. ये एकदम क्लियर कट आंसर। हाँ, चार्जेस अगर मोशन में होंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब उसी मोशन को आप फ्लो बोलिए या कोई और दूसरा सिमेंटिक्स यूज कर लें, दैट इज अनदर थिंग, पर चार्जेस में मोशन होना चाहिए। चार्जेस में अगर मोशन है मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है? अब यहाँ पर एक बात हो सकता है कि जब चार्ज मोशन में है तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब प्रोड्यूस करना बंद कर दिया है? नहीं, चार्जेस रेस्ट पर है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है? अगर बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस कर रहा है, तो जब मोशन में आएगा तभी प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन मोशन में आने के बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना बंद नहीं करता है। तो जैसे कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, वो बिल्कुल कर रहा है, लेकिन मोशन में आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है। एक चीज बढ़ गई, मोशन ऐड किए तो एक फील्ड भी ऐड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड अकेले नहीं हो सकता है, यही तो कह रहा हूं। अब आप बात समझ गए, लाइट वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, आप कह रहे हैं अकेले मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता। तो जो हम मैग्नेट लेके करते हैं, जैसे ये वाली बात आती है सर नॉर्थ पोल साउथ पोल वाले मैग्नेट लेके करते हैं, उसमें तो अकेले मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, नहीं, दोनों होता है। अब वहां पर पहुंचेंगे तो बताएंगे, अभी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है? आप जानते हैं बेसब्रे आदमी के साथ क्या होता है। अब हम लोग कंसंट्रेट करेंगे केवल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। पोस्टेड ने एक्सपेरिमेंट की और एक बात कही, बड़ी अच्छी बात कही कि चार्जेस अगर मोशन में है
तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ। ठीक है, ये नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे इलेक्ट्रिक। पूरे स्पेस में कहीं पर कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं। ठीक है, तो दोनों एक साथ है। लाइट में भी देख लिए दोनों एक साथ है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मैग्नेटिक फील्ड, दोनों परपेंडिकुलर। अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मैग्नेटिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मैग्नेटिक फील्ड, तो लाइट ऊपर। ठीक है, अब ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? बोलिए हाँ या ना। अब दूसरी बात पर आते हैं। चलिए हम ये इस बात को मान लिए, एक बात तो अब आप मान लिए कि चार्जेस अगर मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? जवाब है वेक्टर क्वांटिटी। ये भी बात हो गई। तो डायरेक्शन चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। किस मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, आपको इस सवाल का भी जवाब चाहिए। किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, तो आपको इसका भी जवाब चाहिए। दोनों मिलेगा। वो दोनों जवाब अलग व्यक्ति ने दिया, उसका नाम है बायो सावर्ट लॉ हम लोग। बोले फिजिक्स में बायो बंदे का नाम है, मैं क्या करूं? ठीक है, पर हम लोग बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाई मूविंग चार्ज, इस चीज से शुरू करते हैं, इसके बाद बायो पे आएंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाई मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड बाय मूविंग चार्ज। एक मूविंग चार्ज कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अभी हम लोग इसी बात से शुरू किए, मूविंग चार्ज इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करता है। एक पॉइंट चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता था, जो भी होती थी वो डिपेंड करती थी चार्ज पे। तो उसी तरह से पहला पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पर बोले, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगी, ये थीटा में ये वी है स्पीड, ये चार्ज क्यू मान लीजिए, और ये एंगल थीटा, ये कोई भी पॉइंट पी हमने ले लिया, ये रेडियस। ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू के वैल्यू के प्रोपोर्शनल हो। दूसरी चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बोले हाँ, ये तो बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट वाली बात हो गई। बोले हाँ या ना। जो नया मैग्नेटिक फील्ड में ऐड हुआ क्या भाई, इनके पास स्पीड वेलोसिटी भी होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्पीड पर भी डिपेंड करे। फिर आप यहाँ नया चीज दिखा दिए, क्यू वी आर तो समझ में आया, ये थीटा क्या थीटा पर भी डिपेंड करता है? तो जवाब है हाँ। एक चीज और है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन ऑफ एंगल थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर। थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर आर। पोजीशन वेक्टर का टेल कहाँ पे होगा? हमेशा याद रखेंगे चार्ज पे, और हेड कहाँ पे होगा? पॉइंट। यहां तक किसी को कोई डाउट? वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? समझ गए? यहां तक किसी बच्चे को कोई सवाल?
तो ये हम लोग बात कर रहे हैं अभी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन सबको अगर कंबाइन करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू क्यू बी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसी प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग हटा देते हैं एक कांस्टेंट से और अपना इक्वेशन निकल के आ जाता है। अच्छा सा एक बढ़िया सा इक्वेशन निकल के आएगा। Here we are going to write it. ये प्रोपोर्शनलिटी हट गई के क्यू भी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये अपने एक्सप्रेशन जहाँ के क्या है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में आ जाता था के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ स्पीड पे भी डिपेंड किया तो के क्यू भी बाई आर स्क्वायर। और एक दो वेक्टर हो गए, रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर। तो दो वेक्टर हो गए तो दो वेक्टर जो है वो इफेक्टेड होते हैं कि उनका रिजल्ट किससे, दोनों के बीच के एंगल, उनके बीच में जो बनने वाला एंगल है उसके साइन पे डिपेंड करता है। आई होप ये समझ आ गया होगा। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? ये तो ठीक है, इन सबको मिला दिए। इस लाइन में इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं कांस्टेंट। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में लिखते थे E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, इन द सेम वे वी आर राइटिंग V इक्वल टू के बी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो वेलोसिटी के साथ साइन एक और एंगल क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे जो बात है दो वेक्टर की, एक वेलोसिटी वेक्टर और एक रेडियस वेक्टर, उनके बीच में जो बनने वाला एंगल, दो वेक्टर होंगे उनके बीच में बनने वाला एंगल जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। आप जानते हैं सम ऑफ वेक्टर डिपेंड ऑन एंगल बिटवीन टू वेक्टर, multiplication of two vector depend on angle between two vector, so we must write that angles effect also। तो ये लिख दिया गया। अब k क्या है, जैसे k इलेक्ट्रोस्टैट में कांस्टेंट होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या उसी तरह का कांस्टेंट है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। अब यहाँ पर इस k की वैल्यू क्या हो जाती है, μ0/4 पाई। और अगर वैक्यूम में बात करें तो ये 10 टू द पावर 7 आ जाता है। ये अभी ऐसे ही रखिए, इसके वैल्यू μ0/4 पाई, जहां पर μ0 क्या है, μ0 इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। के कांस्टेंट, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में के आपका कांस्टेंट था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, उसकी वैल्यू लिखते थे ना 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 9, वैसे इसकी वैल्यू लिख लेंगे 10 टू द पावर -7 प्लस 9 टू द -7, ऐसा लिखना पड़ेगा। इट इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। ये यूनिट है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इसका के का। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, मीटर आप जानते हैं लेंथ की यूनिट, एम्पियर करंट की यूनिट। तो टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। के एक कांस्टेंट हुआ, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में कांस्टेंट होता है। तो अब यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन? क्योंकि मैग्नीट्यूड हो गया, अब आगे बात करेंगे डायरेक्शन को लेकर। अब यूनिट लिख दिया तो डायमेंशन भी लिख देंगे। ओके, यूनिट लिख दिया तो डायमेंशन भी लिख देंगे, दैट इज नॉट अ यूनिट। ये है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। फोर्थ पॉइंट,
ये जैसे चार्ज ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये वेलोसिटी। अब यहाँ ध्यान दें, ये भी एक वेक्टर है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर है। तो जब भी दो वेक्टर होंगे उनके बीच का एंगल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये वेलोसिटी वेक्टर और रेडियस वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है उसके साइन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर वी आर ये दो हैं वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, दो वेक्टर हैं। ये डायरेक्शन निकालने में भी अपने को मदद करेगा। जब भी दो वेक्टर होंगे चाहे ऐड हो या मल्टीप्लाई हो, उनके बीच का एंगल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसी से उनके रिजल्ट एडिशन ऑफ वेक्टर के या मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के वो डिपेंड करते हैं टोटली उनके बीच बनने वाले एंगल। तो इससे जुड़ी हुई कोई बात अभी आपको और पूछनी है क्या? ये क्लियर हो गई? तो हम लोग तीन बात सीखे हैं, एक बार उसे कंक्लूड कर ले। पहला, ओर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट में एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसी चीज को आगे बढ़ाए तो ये पता चला कि चार्ज यदि मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तीसरी बात आप पहुंच गए कि वो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज के वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट की चार्ज से क्या दूरी है उस रेडियल पोजीशन वेक्टर पर डिपेंड करता है। वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर के बीच में बनने वाला जो एंगल है उसके साइन पर डिपेंड करता है। और मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला आ गया के क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो इस फार्मूले से अपने को मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म में लिखने के बाद हम डायरेक्शन भी लिखने में सक्सेसफुल होंगे। इधर जो भी चीज मैंने लिखी है अब मैं इनको मिटा दे रहा हूँ। अगर कोई बच्चे नहीं लिखे हैं तो एक बार बोलिए, मैं 1 मिनट और रुक जाऊंगा। लिख लिए हैं सभी लोग? यहां तक बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? चलिए, वेरी गुड। इसी चीज को हम लोग वेक्टर फॉर्म में जरा देख लेते हैं। इन वेक्टर फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा? इन वेक्टर फॉर्म वी हैव टू टॉक अबाउट वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं इस पे मैग्नीट्यूड वाले जो दो लाइनें पे वो हट गए, ए रहेगा क्यू वी क्रॉस आर बाई आर क्यू। ऊपर नीचे हम लोग आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा आर के मैग्नीट्यूड से। अब जैसे ही आप इसे एक्सपेंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वी मैग्नीट्यूड ऑफ आर इनटू साइन थीटा, आप सिंपलीफाई करेंगे, आप इस रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। आप एक बार इसे सिंपलीफाई करके चेक कर लीजिए, आप यहाँ पहुंच जाएंगे। कीजिए एक बार, एक करने से होता है। इसे ही सिंपलीफाई कीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर तो लिख ही सकता है। तो मैग्नीट्यूड इतना आता है कि नहीं आ गया? तो हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसमें अब आप बता सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी। हाँ, वेरी गुड, कुछ बच्चे निकाल लिए। इस एक्सप्रेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू v क्रॉस r इफ चार्ज इज पॉजिटिव। आज समझ में आया? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू v क्रॉस r इफ चार्ज इज पॉजिटिव। इफ चार्ज इज नेगेटिव, डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू v क्रॉस r। अब v क्रॉस r निकालने आता है आपको कि नहीं आता है? v क्रॉस r, तो इसमें डायरेक्शन बताइए तो किधर हो जाएगा? अगर मैं कहूं आपसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? ये सवाल है। मैं हिंट करता हूं, पहले प्रिंसिपल लिख देता हूं, -z कुछ बच्चे लिख देंगे। वेरी गुड। अब मैं इसे हटा रहा। डायरेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर एक बात समझ गए और इसी तरह से हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने डायरेक्शन निकाला। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपका बनता है, इफ चार्ज इज पॉजिटिव
then direction of magnetic field is parallel to V cross R. दूसरी बात, if Q is negative, then direction of मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये सिंबल लिखते हैं। बोले क्यों बी क्यों लिए? यही ले लिया गया है क्योंकि एम जो है वो मास के लिए हम लोग यूज करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए भी यूज करते हैं। तो ऑलरेडी एम कई सारी फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूज हो रहा है, तो इनके लिए बी यूज कर लिए, बी किसी के लिए यूज नहीं हो रहा। तो कहीं पर भी बी वेक्टर लिखा है उसका मतलब है कि वो मैग्नेटिक फील्ड है। इज पैरेलल टू माइनस ऑफ V क्रॉस R। इस बात को समझना। तो इससे निकालेंगे तो कभी गलत नहीं आएगा, एंड यू विल नेवर कंफ्यूज। हाँ, अगर चार्ज निगेटिव है, दो बातें हो सकती है, मान लीजिए माइनस V क्रॉस। तो क्रॉस प्रोडक्ट किस हाथ से लिखते हैं कि कैलकुलेट करते हैं, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? पैरेलल टू माइनस V क्रॉस R है, यहाँ पैरेलल लिखे हैं तो यहाँ हो जाएगा। अगर आप यहाँ एंटी पैरेलल कीजिएगा तो फिर यहाँ भी चेंज होगा V क्रॉस R। यहाँ माइनस हटाइए तो यहाँ एंटी पैरेलल कीजिए, अगर यहाँ पैरेलल लिखते हैं यहाँ माइनस कीजिए। गलती लिखता हूं मैं, पर इत्तेफाक से यहाँ पे सही लिखा। ठीक है, के की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई होती है। के की वैल्यू, एक बच्चे का रिक्वेस्ट है के की वैल्यू फिर से बताएं। के की वैल्यू बता देता हूँ, यहाँ पे लिख दूं। के की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई और इसका मैग्नीट्यूड होता है ऐसा यूनिट में 10 टू द पावर -7। ये वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग अब डायरेक्शन देख ली। के का यूनिट भी बता देते हैं। ये यूनिट होता है टेस्ला मीटर एम्पियर। यूनिट में बड़ा इंटरेस्ट है आप लोग, यूनिट डायमेंशन, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन, अभी बेसिक चीज पर आ जाए, अभी भी यूनिट डायमेंशन में फंस रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाई फिर से एक बार कंक्लूड करते हैं चीजों को। हमने पहला चीज क्या पढ़ा आज के क्लास में, पहली क्लास में, कि भाई एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। दूसरा चीज क्या देखे कि चार्जेस यदि मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। तीसरी चीज मैग्नीट्यूड कितनी होगी उस मैग्नेटिक फील्ड की, तो के क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। उसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये आ गया के क्यू वी क्रॉस आर बाई आर क्यू। तो ये जो वी क्रॉस आर है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो बी की वैल्यू पैरेलल होगी वी क्रॉस आर, और यदि चार्ज ये निगेटिव है तो इस बी की वैल्यू वी क्रॉस आर के अपोजिट डायरेक्शन। समझ आ गई बात? यहां तक किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन? डरिए ना, आराम से पूछ सकते हैं। अगर किसी को पूछना है तो अपना क्वेश्चन लिखे, मैं 2-4 सेकंड वेट करूंगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। इसे मिटा दूंगा। नाउ वी विल मूव टू न्यू पॉइंट। ये बात समझ में आ गई? ये कंक्लूड करने वाली बात हो गई। ये इसके यूनिट पर कई बार लोग बात किए के क्या है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में कांस्टेंट आता था के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, ठीक उसी तरह से के की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई लिखते हैं। इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। ये मैग्नीट्यूड हो गया। यूनिट टेस्ला मीटर
अपॉन एम्पियर। आई होप की क्लियरिटी आ गई होगी हर एक बात में। क्लियर हो गया? ठीक है, ऐसा हम लोग आराम से कर लेंगे। अब आ जाते हैं इसी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाए। या डायरेक्शन निकालने के लिए जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसी का यूज करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट आपको एक बार याद दिला दे। पहले कौन वेक्टर लिखा हुआ है? के क्यू, ये दोनों स्केलर है, वेक्टर तो नहीं है, वेक्टर है वी। क्रॉस प्रोडक्ट में पहले ये लिखा है, बाद में आर लिखा है। तो आप राइट हैंड को सीधा कर लेंगे पहले वेक्टर की तरफ, वो कौन है? वेलोसिटी। तो ये हो गया अपना पहला वेक्टर वेलोसिटी। आर को आशीर्वाद देना है, तो आशीर्वाद तो ऐसे नहीं देंगे, ऐसा हाथ सीधा करेंगे। अब थंब का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। आप चाहे तो ऐसा फोल्ड भी कर सकते हैं, ये तरीका है। तो इसे सीधा कर लीजिए पहले वेक्टर की तरफ, दूसरा वेक्टर जो है उसे आशीर्वाद दे दीजिए। तो थंब का जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। समझ गए? आशीर्वाद दे, बहुत जरूरत है सभी ठीक है। तो ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का होता है, ये सिंपल सा तरीका है। तो ये पहले सीधा करो, हाथ खोलिए, फिर किसे आशीर्वाद देना उसकी तरफ हाथ घुमा दीजिए, उसे आशीर्वाद मिल गया। तो जो अंगूठा है वो वेक्टर का डायरेक्शन है। आशीर्वाद किस हाथ से देते हैं आप? भारतीय हैं तो इतना तो जानते ही हैं, कंफ्यूजन खत्म। ठीक है, बात समझ में आ गई? अभी बुक में कई सारे लॉ लिखे हुए हैं, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग ये रूल, वो रूल। मैं आपको उन सब का नाम बता के परेशान नहीं करूं। ये सिंपल तरीका है। क्रॉस प्रोडक्ट अपन पढ़ चुके, जानते हैं अच्छे से, बस उसका डायरेक्शन निकालने भी आता है इसी से। पहले जो वेक्टर दिया उसकी तरफ हाथ को सीधा करें, दूसरे वेक्टर को आशीर्वाद दें, अंगूठे ने अपना डायरेक्शन बताया। किसका बताया? मैग्नेटिक फील्ड। आई होप यहाँ पर समझ में आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बी क्रॉस के आर के डायरेक्शन में बी की डायरेक्शन होगी, तब जब ये पॉजिटिव। अगर अपोजिट निगेटिव है तो बी क्रॉस आर के अपोजिट। क्लियर हो गया डायरेक्शन निकालना सभी बच्चों को? कोई कंफ्यूजन इसमें इसी तरह का है तो अभी पूछ लीजिए। नहीं है? मैं चेक करूंगा जवाब देते हैं कि नहीं। चेक करूं, हो जाए दो सवाल। चलिए, वेरी गुड। बच्चे करें हाँ सर। अभी ये मेरे पास एक डायरेक्शन है, पहले बता दूं, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन। बोर्ड के बाहर है जेड डायरेक्शन। ओके, अप का मतलब प्लस जेड, डाउन का मतलब माइनस जेड, राइट मतलब एक्स एक्सिस, नॉर्थ मतलब वाई एक्सिस। ऐसा हम लोग जानते हैं। तो जो नॉर्मल अपना ये चार्ज प्लस ये राइट साइड चली जा रही है वी वेलोसिटी से। ये जो पॉइंट पी है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? वेलोसिटी है। तो आपको एक वेक्टर नजर आता है, दूसरा वेक्टर आपको बनाना पड़ता है। उस वेक्टर का नाम है आर वेक्टर, और आर वेक्टर का टेल यहाँ, हेड यहाँ, ये आर वेक्टर। फिगर में क्या होता है कि ये दूसरा वेक्टर बना के नहीं देता, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये ऐसे, इसे आशीर्वाद दिए बाहर, तो डायरेक्शन क्या होगा? प्लस के या माइनस के? प्लस जेड। ठीक है, सभी का आगे? हाँ, वेरी गुड। अब इसी एग्जांपल को रिपीट कर देते हैं। तो ऐसे ही ये चार्ज प्लस के बजाय माइनस कर दी, वेलोसिटी इधर, इस बार पॉइंट पी। इस एग्जांपल में क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक का डायरेक्शन माइनस जेड। वेरी गुड, माइनस के मतलब समझ आ गया आप लोगों को? वेरी गुड, वेरी गुड। और ये रेडियस वेक्टर नहीं दिखाया होता, इसे दिखा दें, कंफ्यूजन है। चलिए, कई बच्चों के जवाब बड़ी तेजी से आए, मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? अब आप मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो, डायरेक्शन भी लिख सकते हो। क्या सीखे आप? एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा,
दूसरी बात क्या जानते हैं, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये बेसिक सोर्स हो गया। कितना प्रोड्यूस करेगा, के क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वी क्रॉस आर के डायरेक्शन में, यदि पॉजिटिव है तो, और यदि निगेटिव है माइनस वी क्रॉस आर के डायरेक्शन। ये कहानी। अब मिटा दो इस बोर्ड को, मुझे लगता है तुरंत समझ आ गया होगा, इसे ज्यादा देर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। We are moving away from here. अगले नियम में आ जाते हैं हम लोग। अगले लॉ का नाम है, इसमें बड़े सारे साइंटिस्ट के नाम आ गए। मैग्नेटिक फील्ड बाई करंट एलिमेंट, क्या पढ़ते हैं इसे, बायो सावर्ट लॉ। अब बोलेंगे ये टी जो है, टी इसका क्या साइलेंट है, आप पढ़ेंगे बायो सावर्ट लॉ। ओके, टी साइलेंट, तो बायोट आप नहीं बोलिएगा, कम से कम मुझसे सुनने के बाद तो नहीं ही बोलेंगे। दैट इज बायो सावर्ट लॉ। समझा दें इसे, क्या है ये नियम, उसके नीचे जो लिखे हैं ये एक मतलब बता, मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट एलिमेंट। हम लोग पहले नियम पे आ जाते हैं फिर से। एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, पूरा वायर प्रोड्यूस करेगा या उस वायर का एक एक एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जवाब है एक एक एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो यदि एक एलिमेंट क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, हमें यह पता चल जाए, तो हम लोग फिर ठीक ये वैसी ही बात होगी जैसे एक पॉइंट चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड पता चले। बात समझ गए, कुछ नया बात नहीं है, उसी एक एक एलिमेंट के कारण निकल गया, तो इसे थोड़ा फंडामेंटल मानते हैं लोग। और फिर पूरे वायर किसी भी शेप ऑफ वायर के कारण निकाल सकते हैं, समझ गए। तो हम लोग बात करेंगे, मैं एक नॉर्मल सा वायर ले लेते हैं। तो ये एक्चुअली ये बताना है हम बायो में, मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट एलिमेंट। तो जो दूसरा हेडिंग है, उन्होंने क्या काम किया है इस बात का जानकारी आपको दे रहा है। व्हाट ही हैज डन, ही हैज गिवन फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड बाय एलिमेंट्री पीस ऑफ वायर। अगर ये पूरा वायर है तो इसके छोटे से जो यहाँ पर रेड कलर के मार्किंग हो गए, ये इसका एलिमेंट्री पीस हो जाएगा। तो इस एलिमेंट्री पीस के कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, इस तरह की बात की जा रही है। और अब तो आप एलिमेंट लेने में चैंपियन हो चुके हैं, समझ जाएंगे 1 मिनट में बात। अगर मैं ये कह लूं कि ये कोई भी एक वायर है, आप मान सकते हैं हाँ यह एक वायर है, इससे कुछ करंट आई फ्लो कर रहा है, बोला बिल्कुल। अब इसका मैं एक छोटा सा पीस ले लूं, तो मुझे ये जो छोटा सा पीस है ये आईडीएल करंट एलिमेंट है। डीएल इस छोटे पीस की लेंथ हो गई, इस लेंथ की डीएल, और आई इससे जाने वाला करंट हो गया। अब आप इस छोटे पीस के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जाए, यहाँ पर आपको एक रेडियस वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, और इन दोनों के बीच में ये बनने वाला एंगल थीटा। तो करंट कैरिंग वायर में एक्चुअली क्या फ्लो करते हैं, चार्ज ही फ्लो करते हैं। तो इसमें फ्लो करने वाले चार्ज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैन वी राइट दिस चार्जेस व्हिच आर फ्लोइंग हियर। आई को डीक्यू बाई डीटी लिखते हैं, भाई इसको लिख सकते हैं Q can be written as छोटा लिखा गया, बड़ा लिख दे रहा हूँ, कुछ बच्चे का रिक्वेस्ट आया था। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वेलोसिटी है, आप भी रख लीजिए यहाँ पर। तो ये आई और ये बी, आप कह सकते हैं कि इसमें ये चार्ज फ्लो कर रहा है।
अभी वीडियो क्लियर नहीं, 1 मिनट रुक जाते हैं। अभी क्लियर है? रुक जाइए 2 मिनट, 2-4 बच्चों ने जवाब दे दिया है। अब ब्लर हो रहा, मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। चलिए क्लियर हो गया। हाँ, ऐसा हो जाता है कई बार। फिर से एक बार बताते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, सभी को दिख रहा है? ओके। ये हमने कोई भी एक वायर ले लिया, ठीक, इसमें एक छोटा सा पार्ट ले लिए जिसे हम लोग कह दिए करंट एलिमेंट, इससे जाने वाला करंट आई के दिए। इस छोटे से पार्ट में चार्ज कितना है? आप कह सकते हैं यस, ये चार्ज है आई क्यू इक्वल टू एन ई ए वी इंटू डी टी। एन जानते हैं, दिस इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया, वी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डी टी इज टाइम। आई होप ये समझ में आ गया होगा। बोलिए, तो अब यहां से हम लोग बात कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड बाय मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड बाय मूविंग चार्ज, एक चार्ज यदि मोशन में है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और करंट भी आप यही कहें, चार्जेस इन मोशन प्रोड्यूसेस अ करंट। जो चार्जेस रेस्ट पर होते हैं, तो शुरुआत ही इसी से हुआ था, एक क्रॉस सेक्शन एरिया लिए उससे चार्ज पास करा, याद आया? गुजरी हुई बातें होगा याद आया? तो ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं एक बार। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप कहेंगे के क्यू वी बाई आर स्क्वायर। इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। आइडियल करंट एलिमेंट को कहते हैं, आइडियल कहते हैं करंट एलिमेंट। वायर से जो करंट जा रहा है उसका छोटा सा पार्ट डीएल ले लिए, तो इस डीएल पार्ट से क्या करंट जा रहा है? डीएल पूरे से आई है, तो ये जो आई डीएल है इसका नाम दिया गया करंट एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इस क्यू को लिख सकते हैं एन ई ए, चार्जेस एन ई ए, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये वी डी टी ही आपका डीएल बन जाता है, एन ई ए वी डी टी, ये इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। नीचे लिख देते हैं इसे, इस क्यू को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, दिस इज एन ई ए, और यहाँ पर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और एरिया इनटू ये वी डी टी जो हम लोग लेते हैं, दैट बिकम्स लेंथ। ये चार्ज आपका हो गया एक यूनिट लेंथ में वी डी, तो दैट वी डी टी कैन बी रिटन एज अ डीएल बाई आर स्क्वायर। ये पूरा जो है एडजस्टमेंट हट करके यहाँ भी साइन थीटा ये छूट गया था, वी हैव टू ऐड दिस। इस v को हम लोग ऐसा बाहर लिखते हैं, दैट वी कैन राइट लाइक दिस, और ये वी डी टी आपका डीएल बन जाता है। ठीक है,
बात समझ में आ गया? एन ई ए और वी, ये आपका करंट हो जाएगा। एन ई ए मुझे लगता है एक वी मैं छोड़ रहा हूं यहाँ पर। ये एक वी छूट गया था, तो आपका एन ई ए वी एक करंट हो गया और ये वी डी टी डी एल के बराबर हो। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, ध्यान देंगे। ये पहला पॉइंट थोड़ा छोटा लिखा गया है, बड़ा लिख देता हूं। ये दो चीजें यूज कर गई हैं। यहाँ पर v पहले छूट गया था, वी आर हैविंग ये dt और ये v मल्टीप्लाई होकर dl के बराबर। अब चाहे तो ये लिखिए। क्लियर हो गया होगा? कोई दिक्कत? करंट के लिए फार्मूला पढ़े, I इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो वीडी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, वो सब स्क्रिप्ट बस हटा दिया हूं, वेलोसिटी है। मुझे लगा ये बात मैं पहले लिख दिया हूं तो आप समझ गए होंगे, पर कोई बात नहीं, अभी तो समझ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं है अब। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो। बात समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज बायो-सावर्ट लॉ। इसी स्टेटमेंट को हम लोग बायो-सावर्ट लॉ कहते हैं। ठीक है, अब इसे कंक्लूड करके लिखना कैसे होता है? तो अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है तो मैं हटाऊं इसे। किसी बच्चे को यहां पर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? नहीं, वेरी गुड। मैं इसे हटा रहा हूं, स्टेटमेंट ये भी हटा दे रहा हूं। अच्छा, एक नो सर आ गए, 1 मिनट रुक जाते हैं फिर हटा देंगे। चलिए, अभी लिख लिए हैं बच्चे तो मैं बोल रहा हूं, आप मेरे साथ लिखिएगा, मैं भी लिखूंगा बोर्ड पर, आप लिखिए साथ साथ। बायो-सावर्ट लॉ का स्टेटमेंट जो है, मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट, मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड, पहला पॉइंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट। दूसरी चीज है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और तीसरी चीज, it is proportional to sin theta, where theta is angle between I dl। अब यहाँ दो बातें जाननी होंगी। dl क्या है? dl स्केलर है या वेक्टर है? dl ये वेक्टर है, इसके बारे में लिख देता है, it is a vector, it is a vector in the direction of current in wire, in the direction of current, वायर में जो करंट की डायरेक्शन होती है उसी के अलॉन्ग होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन वायर। ये बात समझना होगा, जिधर करंट का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन है डीएल वेक्टर।
आर भी आप जानते हैं, थीटा थीटा भी आप जानते हैं। थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा एंगल बिटवीन रियल वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो बायोट सावर्ट लॉ के हिसाब से स्टेटमेंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आइडियल प्रोपोर्शनल टू 1/r²।